Hey guys, this is Swayam saying welcome to Eduacers. Hope you are doing great. तो अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक बच्चे का कमेंट आया था कि उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ना है, जो कि क्लास 10th ज्योग्राफी का एक चैप्टर है। तो उसके लिए जल्दी से मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ा देता हूँ। एंड बाकी भी अगर इसको भी कोई डाउट हो या आप अभी अभी 10th में आए हैं या जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आपके पास नई वाली एनसीईआरटी है तो उसमें ऑलरेडी जो भी डिलीटेड पोर्शन है वो हट चुका होगा। बट अगर आपके पास पुरानी है तो इस बुक से पूरी टैली करिए, एकदम लेटेस्ट है। तो इसमें जितने भी डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो सब ऑलरेडी हट चुके हैं एंड इसमें से भी जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने हाईलाइट कर दिया है। और इस बच्चे का एग्जाम भी परसों ही है, ठीक है। सोशल साइंस का एग्जाम 25th को है ना, 23rd है। तो इस वजह से जल्दी से मैं वीडियो ले आया हूँ एंड इसको चलिए हम लोग जल्दी से कवर करते हैं एंड इसको ख़त्म करते हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। जो भी हम लोग रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं टू मेक वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, तो उसको हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ से लकड़ी ली, लकड़ी को हम लोग ने चेयर टेबल या वट जो भी बनाया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जितनी भी हमारी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है कंट्री की, वो किस पे डिपेंड करती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितनी डेवलप है उस पर। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा वो हमारा क्या होगा, बैकबोन होगा डेवलपमेंट का। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ अ इकोनॉमी, दे आल्सो रिड्यूस हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि हमारा जो इंडिया जो नेशन है, पहले के टाइम पे या अभी भी जो प्राइमरी एक्टिविटीज है दैट इज एग्रीकल्चर, उस पर बहुत डिपेंड रहता है। तो पूरा डिपेंडेंस प्राइमरी एक्टिविटीज पे ना रहे, इस वजह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी काफी आज के टाइम पे वैल्यूएबल हो गया है। तो इसलिए हमारा हेल्प करता है मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, बिकॉज जो भी टूल्स नए नए आ रहे हैं, मशीन्स आ रही हैं, वो सारी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ से ही आ रही हैं। फिर आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इराडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम अ कंट्री। तो जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आया है, जो नई नई कंपनीज बन रही है, नई नई इंडस्ट्रीज बन रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो कम हो रहा है। फिर आता है एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड एक्सपैंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स। अब आपने देखा होगा इंडिया स्टार्टिंग के टाइम में बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करता था, बट देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो इंडिया ने काफी एक्सपोर्ट करे, बट अब के टाइम पे जितने भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है वो इंडिया से बाहर वाले कंट्रीज में जाने लगे। इवन डिफेंस सेक्टर की भी चीजें बाहर जाने लगी, ठीक है। फिर आता है कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल्स इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यूज आर प्रॉस्परस। ये बेसिकली एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो भी कंट्रीज अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं वो आज के टाइम पे काफी डेवलप्ड हो चुकी है, प्रॉस्परस हो गई है। और बाकी एक ये पॉइंट है, एग्रीकल्चर और जो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो साइड बाय साइड चलती है, ठीक है। और ये इंडिविजुअल नहीं काम करती, बिकॉज अगर मान लीजिए आपका कोई कंपनी या इंडस्ट्री है जो कि कपड़े बनाती है, सो फॉर दैट अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा, कॉटन नहीं आ पाएगी, जूट नहीं आ पाएगा, तो वो उनकी जो इंडस्ट्री होगी वही बंद हो जाएगी। दैट्स वाई दोनों आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों साथ में चलते हैं। फिर आता है, इतना हो जाएगा पीवीसी पाइप्स एंड ऑल दोस रिक्वायरमेंट जो कि आजकल हमारा मैन्युफैक्चरिंग से आ रही है, इंडस्ट्रीज से आ रही है, वो सब आप मेंशन कर देना। फिर सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट इनफ फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट। बिकॉज अब देखिए, अगर कोई चीज इंडिया में बन सकती है तो बाहर भी बनती है। तो अगर हमको अपनी चीज को एक्सपोर्ट करना है या ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज हो, सो फॉर दैट उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि चाइना का माल है तो चाइना का माल चले तो चांद तक वरना रात तक, ठीक है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से क्वालिटी बहुत मैटर करती है। अब आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में हमारे पॉइंट्स आते हैं। पहला है कि बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। जो हमारा रॉ मटेरियल है उस पर डिपेंड करती है कि कौन से टाइप की इंडस्ट्री होगी। फर्स्ट है हमारा एग्रो बेस, जिसमें कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, ये सारी चीजें हो गई। फिर आता है मिनरल बेस, जिसमें हो जाता है आयरन एंड स्टील, ठीक है। आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, ऑल दीज थिंग्स आर
अंडर द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। फिर आता है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। अब ये हो गया, पहले था कि हमारा कौन सा रॉ प्रोडक्ट्स था, अब ये है कि कौन सा मेन रोल है, उस पर डिपेंड करती है। तो इसमें हो गया बेसिक की इंडस्ट्रीज आर दोस विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया बस आयरन, स्टील एंड कॉपर। और दूसरा हो गया कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर। अगर आपने देखा होगा कि अमूल दूध आता है तो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास जाता है, शुगर हो गई, टूथपेस्ट हो गया, पेपर हो गया, तो ये सब चीजें हमारी आ जाएगी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब देखिए हमारी स्मॉल कैप होती है, मिड कैप होती है, लार्ज कैप होती है, तो ये सारी चीजें हो गई। तो इसके बाद आता है द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपसे सिर्फ इतना ही पूछ सकते हैं एग्जाम में कि ओनरशिप के बेसिस पे आपको टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज या जो सेक्टर्स है वो बताने हैं। तो इसमें हो जाएगा पब्लिक सेक्टर, दैट इज बीएचईएल सेल, प्राइवेट सेक्टर जो एक किसी प्राइवेट एंटिटी के थ्रू होल्ड होता है। फिर आता है ज्वाइंट सेक्टर जो कि पब्लिकली और प्राइवेटली दोनों से मिलके बना होता है। फिर आता है कोऑपरेटिव सेक्टर दैट आर ओन्ड बाय ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एग्जांपल आप देख लो कि शुगर इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र एंड द कॉयल इंडस्ट्री इन केरला। फिर आता है बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें क्या आ जाता है, हमारे हैवी इंडस्ट्रीज आती है जो आयरन स्टील आ जाएगी, लाइट इंडस्ट्रीज आ जाएंगी जो कि इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाती हैं। ठीक है, इतना हो गया। फिर आता है हमारा एग्रो बेस्ड। एग्रो बेस्ड में आप समझ सकते हैं क्या होगा कि इसमें कॉटन, जूट, सिल्क ये सब मिलेगा। इसमें आता है हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है, ये आप ध्यान से फ्लो चार्ट देख लीजिएगा, एग्जाम में आए तो आप बना सकते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होगा, यूनिक पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी होल्ड करती है। फिर उसके बाद ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। ये सब चीजें आप अगर कोई भी इंडस्ट्री का पॉइंट है तो ये 2-3 पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इन्वायरमेंट इंक्रीज, की एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। ठीक है, जीडीपी बढ़ती है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स को। तो ये सब चीजें बेसिकली कॉमन है एंड यूज कर सकते हैं आप इसको वाइल राइटिंग द आंसर्स। तो टेक्सटाइल में हो गया। फिर होता है कॉटन इंडस्ट्री फिर आता है कॉटन टेक्सटाइल एज द नेम सजेस्ट कि कॉटन का सब कुछ काम होता है यहाँ पे। ठीक है, फिर आता है जो फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपसे आप एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है, 1854। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो क्लॉथ की हमको काफी जरूरत पड़ी थी, इस वजह से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो ब्लूम करी थी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आ जाएगा कि यहाँ पे कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात में आई जाती है। ठीक है, रॉ कॉटन का आप ये देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, ट्रांसपोर्ट होता है, लेबर चाहिए होता है, मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें हो जाता है कि वर्कर्स इंगेज इन गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, ये सब पार्ट्स आ जाते हैं, डाइंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग एंड स्विंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी कॉटन इंडस्ट्री में। फिर उसके बाद आप ये लोकेशन लिख सकते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु वाली। फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डिड महात्मा गांधी ले एम्फेसिस ऑन स्पिनिंग यार्न एंड वीविंग खादी। खादी बिकॉज इसका आंसर ये है कि आपका जो खादी है वो इंडियन का ओरिजिन है। ठीक है, इंडियंस बनाते हैं, तो इससे इंडियंस के पास, ठीक है, तो इससे इंडियंस की एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा। ठीक है, और बाहर के जो क्लोथ्स आते हैं वो काफ़ी महंगे। ठीक है, तो वो काफ़ी महंगे पड़ते थे इंडियंस के लिए, उनको खरीद नहीं सकते थे, इतने पैसे नहीं थे। तो इस वजह से महात्मा गांधी जी ने स्पिनिंग यार्न एंड वीविंग खादी पे फोकस किया। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लोअर देन पावर लूम एंड हैंडलूम। तो जो आपका मिल सेक्टर है, हमारा जो पावर लूम और हैंडलूम है, बिकॉज, ठीक है, तो वाई इज इट इम्पॉर्टेंट लोअर देन पावर लूम एंड हैंडलूम, तो इसका हो गया। फिर इस पर आता है जूट टेक्सटाइल्स। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड्स एट सेकंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। जो हमारा बांग्लादेश है वो सबसे बड़ा जूट का प्रोड्यूसर है। ठीक है, फिर आ जाता है जो फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप नियर कोलकाता इन 1855 विश्रा। ठीक है, पार्टीशन में ये शायद बांग्लादेश चली गई। ठीक है, पार्टीशन में ये बांग्लादेश चली गई। मैप वर्क आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आता है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, जो हमारी जूट इंडस्ट्री होती है उसमें कहाँ पे सेटअप होनी चाहिए। तो वहाँ पे क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट इनएक्सपेंसिव होता है क्योंकि बहुत सारा पानी यूज होता है हमारा। उसके बाद आता है कि गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज एंड वाटरवेज, मतलब हमारा क्या होता है, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वाटर अबंडेंट होना चाहिए, लेबर चीप होना चाहिए।
तो इस वजह से हमारा स्टेट होगी वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वहाँ पे हुआ कोलकाता एज अ लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आता है हमारा शुगर इंडस्ट्री। इंडिया स्टैंड सेकेंड एज वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंड सारी। ठीक है, शुगर की अगर बात करेंगे तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होगा, बट अगर हम लोग जैगरी दैट इज गुड़ इसकी बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो जाएगा। फिर आता है जिसकी मिल्स होती है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका यहाँ पे होती है, और बाकी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके बाद आता है हमारा, ये आप देख लीजिएगा ध्यान से फ्लो चार्ट आपका। उसके बाद मिनरल बेस में ज़्यादा कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ आप लिख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज देयर रॉ मटेरियल्स आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। आयरन स्टील इंडस्ट्री में इनको हैवी मीडियम पे डिपेंड करती है, बिकॉज इसी से हमारे जो आगे मशीन्स बनते हैं उसमें काम आता है। ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, डिफेंस, मेडिकल, ये जगह काम आती है। फिर ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आयरन एंड स्टील इज हैवी इंडस्ट्री बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल्स एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स आर हैवी एंड बल्की इंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, इसमें जो रेशियो आप याद रखिएगा 4:2:1 का। ठीक है, बाकी एक ये पॉइंट है कि जो मैंगनीज होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है इन हार्डनिंग द स्टील। इसके बाद हमारा ये हो गया। फिर ये मैप वर्क बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब आता है यहाँ पे, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इट इज लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेजेस दिस रीजन हैज। बेसिकली आपको मैंने पहले बताया था कि जहाँ पे भी इंडस्ट्री सेटअप होती है वो दो तीन चीज जरूर देखती है, दैट इज जो आप उनको रॉ मटेरियल चाहिए उसका कॉस्ट लो हो, ठीक है, लेबर चीप हो, और बाकी जितनी भी नेसेसिटीज हो वो उनको ईजिली अवेलेबल हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, लो कॉस्ट ऑफ आयरन हो गया, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स हो गया, चीप लेबर हो गया, वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन दी होम मार्केट। उस एरिया में आप काफ़ी इजीली ग्रो कर सकते हो। इस वजह से हमारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो रीजन या वो एरियाज चूज करती हैं जहाँ पे उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए। फिर आता है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। इसमें इंडिया सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, तो it is the second most important metallurgical industry in India. It is light resistance to corrosion, a good conductor of heat, malleable मतलब हमारा जो thin sheets में आ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद become strong when it is mixed with other metals। तो ये हमारा हो गया एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। बेसिकली क्या करते हैं, मेटल्स के साथ मिक्स करते हैं जिससे और हमारे पास स्ट्रॉन्ग जो मटेरियल बनेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आएगा। अब यहाँ पे हो गया एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स कहाँ कहाँ पे है, दैट इज उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश। आप दो तीन नाम याद रखिए। बॉक्साइट द रॉ मटेरियल यूज इन स्मेल्टर्स इज वेरी बल्की डार्क रेडिश कलर्ड रॉक। ठीक है, तो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रॉ मटेरियल दैट इज यूज इन द एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्रोसेस, तो आपको बॉक्साइट लिखना होगा वहाँ पे। फिर आता है केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज फास्ट ग्रोइंग डाइवर्सिफाइंग, आप जानते हैं यूज तो इसका होना ही होना है। तो बेसिकली आप लिख सकते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिकल्स में क्या क्या हो जाएगा, फिर कहाँ कहाँ यूज होता है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू हैव टू लर्न। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर एग्जाम आने ही वाला है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं फॉर टाइम बीइंग। बट अगर आपके पास काफी टाइम है, अभी आपने 10 शुरू करा है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़िए। ओनली व्हेन जब उनकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है तब उनको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में फोकस करना होता है। बट आपने अभी स्टार्ट करा है 10th, आपके पास काफी टाइम है, 5 to 6 महीने हैं, 5 to 6 months हैं, तब आपको पूरी एनसीईआरटी रीड करनी है बिकॉज आपका पूरा पेपर एनसीईआरटी से आया है। देन दैट इज नॉट अ गुड हैबिट टू लीव सम पोर्शन। तो इस वजह से आपको पूरा पढ़ के जाना है। फिर आ जाता है कि ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गया, पेट्रोकेमिकल्स, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी के लिए छोड़ देता है। फिर आता है हमारा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सेंटर्ड अराउंड दी प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। बेसिकली हमारा जो पेस्टिसाइड्स ये सब चीज़ें फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, दैट इज एनपीके। एनपीके में क्या होता है, नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस, के से पोटैश, बेसिकली पोटेशियम आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा पोटैश है वो इंपोर्ट होता है कंट्री से, क्योंकि कंट्री के पास कोई भी ऐसा रिजर्व नहीं है इसका। ठीक है, तो इसके जो कहाँ पे सिचुएटेड है, इट इज गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला।
बाकी अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स आप मेन याद रखिए। फिर आता है सीमेंट। सीमेंट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग, हाउसेज, फैक्ट्रीज। ये तो कॉमन सेंस की बात होगी कि बेसिकली आपको नॉलेज भी होगी कि सीमेंट हमारी कहाँ पे यूज होती है। फिर ये है कि दो फर्स्ट सीमेंट प्लांट है वो सेटअप इन चेन्नई 1904 आफ्टर द इंडिपेंडेंस। जो हमारी सीमेंट इंडस्ट्री थी वो काफ़ी एक्सपैंड हो गई। इसके बाद हमारा क्या जाएगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल में हमारा किस पे बात होगी, दैट इज व्हीकल्स के बारे में। तो इसमें पैसेंजर कार्स हो गई, 2-3 व्हीकल जितने भी आजकल के आ रहे हैं, अब तो टेस्ला आ गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए। तो ये हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो गया। इसके जो बेसिकली जो इंडस्ट्रीज लोकेटेड है वो होती है दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ। ठीक है, तो आप 3-4 नाम याद रखिएगा। फिर आता है आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। तो इसमें क्या है, कवर अ वाइड रेंज बिकॉज हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स हर जगह यूज होता है। बेसिकली अगर मैं अभी यूज कर रहा हूँ, आप लोग फोन से पढ़ रहे होंगे, दैट कम्स अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं अगर अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी किसी मीडियम का यूज कर रहा हूँ। सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप देख सकते हैं रेडार्स, कंप्यूटर्स, टेलीफोन, सेल्युलर, टेलीकॉम, ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड अंडर द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया और वर्ल्ड, वट एवर यू से। ठीक है, इसके बाद इसका जो लोकेशन हो जाएंगी वो जाएगी मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई। ठीक है, आप 4-5 नाम याद रखिए। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। बिकॉज अगर इंडस्ट्री क्रिएट होती है तो इससे कुछ अगर फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। सो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, काफ़ी पोल्यूशन बढ़ता है, दैट इज एयर पोल्यूशन। एंड आपने एयर पोल्यूशन के बारे में, कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर ह्यूमन हेल्थ, नॉट ओनली ह्यूमन बट एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो। तो बाकी आपने एक भोपाल गैस ट्रेजेडी सुना ही होगा जिसमें हमारा काफ़ी लोग ख़त्म हो गए थे। तो इसके बाद आता है हमारा वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में बेसिकली होता है क्या है, जितने भी हमारा फॉर एग्जांपल कोई भी इंडस्ट्री वाटर यूज़ करती है, बेसिकली सभी इंडस्ट्रीज वाटर यूज़ करती हैं। तो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो लोग सब कुछ डंप कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं रिवर्स में, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो वाटर बॉडीज होती हैं, जो वाटर में एक्वेटिक लाइफ होती है, उन पे बहुत ही हार्म होता है। एंड इनडायरेक्टली इट कम्स इनटू आवर बॉडी आल्सो बिकॉज पानी हम लोग पीते ही हैं। फिर आता है थर्मल पोल्यूशन। ठीक है, ऑफ वाटर व्हेन हॉट वाटर्स फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन्ड इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग। तो ये जो थर्मल पोल्यूशन होता है या वाटर पोल्यूशन एक तरह से लिंक होता है। बेसिकली करता क्या है कि हमारा पानी हर जगह यूज होता ही है, तो जितने भी हमारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं तो जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो डंप कर देती हैं सीधे रिवर्स में, जिसकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन इंक्रीज हो जाता है। इस पोल्यूशन में आप आवाज़ का ये सब हो सकता है, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। फिर आता है कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दीज पोल्यूशंस की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से, तो उसको हम लोग को कैसे कंट्रोल करना है। तो इसका क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट है मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इन इट 2 और more सक्सेसिव स्टेजेस। आप वाटर में अगर कुछ भी ड्रेन आउट कर रहे हो तो उसको डायरेक्टली नहीं डंप करना चाहिए। यू हैव टू क्लीन इट थ्रू वेरियस प्रोसेसेस, रीयूज करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए। फिर आता है हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स। अभी आने वाले टाइम में ऐसा कहा जा रहा है कि हमारे पास वाटर की स्कैसिटी हो जाएगी, ठीक है, बाय 2030 2040। तो इस वजह से वेरियस हमारे पास जो वाटर कंजर्वेशन के तरीके होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए। सो उनमें से एक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जब भी बारिश होती है तो उसको हम लोग कैसे जो वाटर होता है उसको सेव कर सकते हैं। फिर आता है ट्रीटिंग हॉट वाटर इन एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स, जो अभी पॉइंट डिस्कस करा था। फिर आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये है कि हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं। दी फर्स्ट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट, जो कि हम लोग बेसिकली स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लोक्यूलेशन एंड सेडिमेंटेशन के थ्रू करेंगे। फिर आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू करते हैं। देन आता है टर्शरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस। तो इन तरीके से हम लोग जो हमारा वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो एफ्लुएंट्स होते हैं, उनको क्लीन कर सकते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग वाटर बॉडीज में रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर ये आता है क्वेश्चन की ग्राउंड वाटर में हम लोग जब ओवर ड्रॉ करते हैं तो उससे क्या होता है कि ग्राउंड वाटर रिसोर्स पे थ्रेट होता है, आसपास के रीजन में पानी की स्कैसिटी हो जाती है। तो इतना आप लिख सकते हैं। मैप वर्क फिर इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब आता है हमारे पास एट लास्ट, दैट इज एनटीपीसी। एनटीपीसी हमारा क्या है, इज अ मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन इन इंडिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद आता है द कॉर्पोरेशन हैज अ
प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरनमेंट रिसोर्सेज लाइक वाटर, ऑयल, गैस, फ्यूल्स। इसके बाद हो गया हमारे पास स्टेप से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स, मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग एश यूटिलाइजेशन, providing green belts for nurturing ecological balance and addressing the question of special purpose vehicle for afforestation, reducing environmental pollution through ash pond management, ash water recycling system and liquid waste management, ecological monitoring, reviews and online database management for all its power stations। तो इसमें बेसिकली क्या है, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको यूज़ करना चाहिए, जिससे जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है वो रिड्यूस हो सके। उसके बाद जितना भी वेस्ट हमारा जनरेट होता है उसको प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए। हमको ग्रीन बेल्ट्स बनानी चाहिए, दैट मीन्स हमको ट्रीज ग्रो करने चाहिए, एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है, बिकॉज आपको पता है जितना भी एयर पॉल्यूशन हो रहा है वो सब कुछ हम लोग कैसे सही कर सकते हैं, दैट इज बाय ग्रोइंग ट्रीज। फिर आता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में, जैसे कि हमारा ऐश हमारा जो क्रिएट होती है, ठीक है, उसको हमको यूटिलाइज कैसे करना है, जो कि हमारा रीयूज का प्रोसेस आता है उसको कैसे करना है वो आ जाता है। और बाकी जितने भी हमारे पावर स्टेशन हैं उनका सबका डेटाबेस हमारे पास स्टोर होना चाहिए, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, बट ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करता है तो बिकॉज ईजी होता है। तो ऑनलाइन हमारे पास डेटाबेस में जितने भी पावर स्टेशन हैं उनका डेटा होना चाहिए कि वो क्या करते हैं, क्या उनका प्रोसेस है, कहाँ पे वो वेस्ट मैनेजमेंट को रिसाइकिल करते हैं, कहाँ डंप करते हैं, क्या करते हैं, तो वो सब हमारे पास डिटेल्स होनी चाहिए। तो इससे हमारे चैप्टर खत्म हो गया। दो ये क्वेश्चंस देख लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल, तो इसका सीमेंट हो जाएगा। फिर टेलीफोन कंप्यूटर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बनाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एग्जाम के लिए देने जाएं तो जितने भी इंटेक्स्ट और एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पूरी एनसीईआरटी में, उनको जरूर कवर करके जाइएगा, बिकॉज आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो इन्हीं में से बनता है, इसी में से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी की लाइनों से क्वेश्चन आते हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है एंड उस बच्चे की भी एंड बाकी जिसको भी तैयारी करनी है वो कर सकता है। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, बाकी अगर कोई भी आपको डाउट हो, कोई दूसरी चीज़ नहीं आ रही हो तो आप मेरे को बताइएगा, तो उस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा एंड अच्छे से आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। PYQ जरूर देख के जाइएगा एग्जाम से पहले, और बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए एंड बाय बाय।